करंट अफेयर्स के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो 3 टॉपिक हैं। पहला एक तो दिनेश त्रिवेदी जो कि हमारे यहाँ के बांग्लादेश के फॉरेन एनवॉय हैं हमारे। बांग्लादेश में भी वो फ़िलहाल कार्य कर रहे हैं। हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि उनको कैबिनेट रैंक का जो दर्जा दिया गया है, उसका क्या मतलब है? या कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया क्यों जाता है? दूसरा, यमुना जल विवाद और हरियाणा और राजस्थान को जो मिलने वाली एक्स्ट्रा सप्लाई है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश रहती हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या इसमें डायरेक्शंस रहे हैं या फिर जुडिशरी को क्यों बार किया गया है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए। और तीसरा, क्या एसी यानी एयर कंडीशनिंग का यूज करना यूरोप में लीगली बैंड है या फिर डिस्करेज किया जाता है। और उसकी तुलना हम भारत से भी करेंगे। आपको पता होगा कि यूरोप में इस समय टेम्परेचर जो हैं वो 40 डिग्री से भी ऊपर हैं एंड इट इज़ वेरी रेयर फिनोमेना। जब से 19th सेंचुरी से ये प्रोसेस स्टार्ट हुई टेम्परेचर रिकॉर्डिंग की, तो फ्रांस में चौथी बार ऐसा देखा गया है कि 40 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर्स रहे हों। हीट वेव की वजह से वहाँ पर ये समस्याएँ देखी जा रही हैं, जहाँ पर लाइव्स लॉस्ट हुई हैं और कई प्रकार के व्यवधान, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक लाइफ और कन्वीनियंस को हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यमुना का जो भी पानी और उसका करीबन प्रदेश को जो 1917 क्यूसेक पानी के बारे में बात हो रही है। 1994 में समझौता हुआ था और इसको लागू करने के जो भी विवाद थे, आखिर 32 साल बाद उसको सुलझा लिया गया है, उसके ऊपर सहमति बनी है। थोड़ा-सा आपको अर्थ समझ में आना चाहिए कि मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, उसका क्या मतलब है? कई बार हम इसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट उसमें जो है डिफरेंस करना भूल जाते हैं। देखिए, एमओयू और एमओए दोनों अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। जहां पर अगर हम एमओयू के बारे में बात करते हैं तो टिपिकली यह नॉन बाइंडिंग होते हैं। कोशिश ये करने की होती है कि भाई जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा इंटेंशंस दिखे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्ट जो एग्रीमेंट होता है वह लीगली बाइंड होता है। लीगली बाइंड करने का मतलब ये है कि इफ एनी पार्टी फील्स चीटेड बाय अनदर पार्टी, तो फिर कोर्ट्स को अप्रोच भी किया जा सकता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज्यादातर अर्ली स्टेज के होते हैं या एक्सप्लोरेटरी पार्टनरशिप होती हैं, जबकि मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेटर स्टेज में पहुंचता है, यानी जब बहुत ही टेंजिबल प्रोग्रेस किसी भी चीज में अचीव कर ली जाती है, तो फिर एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन होता है। ये बात तब भी निकलती है एमओयू, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि कोई भी कॉरपोरेट जो सेक्टर की कंपनीज होती हैं किसी भी प्रदेश में किसी भी रीजन में इन्वेस्ट करने के बारे में एमओयू साइन करती हैं वहां की सरकार से, बट दैट इन्वेस्टमेंट डज नॉट कम ऑन द ग्राउंड या डज नॉट फ्रक्टिफाई। उसका एक रीजन ये है कि वो लीगली बाइंड नहीं होते हैं। उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर उससे बेहतर कहीं पर अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं या ऐसा अगर वो कंपनीज उस पर्टिकुलर प्रदेश में जो भी उसको फेवरेबल एटमॉस्फेयर की उम्मीद थी, अगर वो नहीं मिल पाता है, तो फिर वो एमओयू किया हुआ आगे जो है वो धरातल पर नहीं उतरता। तो जो एमओयू के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब जो है ये दोनों यानी हरियाणा और राजस्थान के बीच एक तरह से हुआ है। और ये मतलब जो जल समझौता है उसको होम मिनिस्टर, राजस्थान और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर और जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, उनकी मौजूदगी में इसमें मतलब मैराथन बैठक हुई और उसके बाद में जो है इन पर एक वापस से जो है सहमति बनी है। 1994 के समझौते के आधार पर ही राजस्थान को पानी आवंटित होगा। हरियाणा का जो समझौता है उसके बाद बदली परिस्थितियां तथा मांग के अनुसार बंटवारे का प्रस्ताव हरियाणा ने किया था। लेकिन राजस्थान की ओर से जो है फिलहाल वो जो 1994 का समझौता हुआ था उसी को ही लागू करने के बारे में रिक्वेस्ट की गई और उसी के ऊपर ही सहमति बनी। 1917 क्यूसेक पानी राजस्थान को मिलेगा। हथिनी कुंड से चूरू का जो हाशियाबाज है वहां तक 3 पाइपलाइन डलेंगी और प्रत्येक जो है करीबन 3.6 डायामीटर की ये पाइपलाइन होंगी। अब ये पाइपलाइन जो है उसके लिए भूमि भी आबाद की जाएगी और निर्माण के कार्य और वर्क टेंडर भी इसमें जो है वो इश्यू होंगे। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ है, उसको एक तरह से कहा जा रहा है कि यमुना का जो पानी है, अगर ये शेखावाटी में पहुँचता है, तो एक बहुत बड़ा स्टेप होगा एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड
और इरिगेशन और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, यानी 4 बेनिफिट एक तरह से हमें इसमें दिख रहे हैं। एक और बेनिफिट ये है कि कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म की कांसेप्ट है, जहाँ पर हम एक दूसरे स्टेट्स के बीच में आपस में समन्वय के साथ में कैसे एक दूसरे का विकास एंश्योर कर सकते हैं, जिसके कारण एक दूसरे के बीच में जो फ्रिक्शंस हैं, उनको रिड्यूस किया जा सकता है और एक दूसरे भारत के ओवरऑल अपलिफ्टमेंट में साथ मिलकर के कैसे कार्य कर सकते हैं, वह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत आता है। इसमें स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन या सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन, दोनों को ही मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाती है। देखिए, आपने ये भी देखा होगा कि हरियाणा का जो ये समझौता हरियाणा के साथ हुआ था 1994 में, उसमें बेसिकली जो भी जल आवंटित किया गया था, वो जल तो आवंटित हुआ, लेकिन हमें वास्तविक, यानी राजस्थान को वास्तविक रूप से वो पानी नहीं मिला। 2001 में फिर से हथिनीकुंड बैराज से पानी मिलना तय हुआ। 2018 में यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान पहुंचाने पर फिर से विचार विमर्श होता है। 2024 में यमुना जल को राजस्थान लाने के लिए हरियाणा और केंद्र सरकार के साथ ट्राइलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन होती है। लेकिन जून 2026 आते-आते इस एमओयू में यमुना जल प्रोजेक्ट को लेकर जो भी जल की मात्रा, प्रोजेक्ट की लागत इत्यादि जो है अंतिम शर्तों का एक तरह से जो है वो निर्धारण होता है। अब यह जो एमओयू होगा, वह कोशिश की जाएगी कि प्रधानमंत्री जब भी राजस्थान की विजिट में आएँगे, 4 जुलाई को एक तरह से उनका प्रोग्राम बन सकता है, जो पचपदरा की रिफाइनरी है, उसका उद्घाटन करने वो आएँगे, तो उस समय जो है ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्सचेंज कर लिया जाए। अब बात आती है कि भई क्या है, मतलब किस तरीके से जो है ये प्रोजेक्ट काम करते हैं? क्या होती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसको मैंने आपको बताया, और इसी तरीके से मतलब जो कहते हैं ना कि भई एक ऐसा क्षेत्र जो हम उसमें रीजनल डेवलपमेंट भी कर पाएँ। रीजनल डेवलपमेंट से तात्पर्य हमारा ये आप समझें कि भई जिस एरिया में अगर पानी ही अवेलेबल नहीं होगा, तो फिर वो लोग एक तरह से या तो पलायन करके किसी क्षेत्र में जाएँगे, या वहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री अगर आनी है, तो वो क्यों आएगी? इसलिए या फिर एग्रीकल्चर में भी हम अगर प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना चाहें, तो कैसे करेंगे? तो इसी के लिए कोशिशें की जाती हैं कि वो जो चीज़ है, यानी एग्रीमेंट ऐसा किया जाए जिसकी वजह से पानी आए और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या फिर लोगों का जो पलायन को रोकना या उनकी ग्रोथ को प्रमोट करना, इस प्रकार के कार्य जो हैं हम वहाँ पर कर पाएँ। बात है कि भई जुलाई से लेकर के जो अक्टूबर तक 580 एमसीएम का जो पानी है, वह यमुना नहर से ये राजस्थान तक पहुँचाया जाएगा। यह पानी की प्यास बुझाने और जो भू-स्तर का जो जल है, उसको भी बढ़ाने के काम आएगा। मानसून के दौरान हथिनी कुंड से जो पानी मिलेगा, उसके कारण जो है ज़्यादातर जो हमारी दिक्कतें हैं, हो सकता है उनको दूर करने में हमें सफलता मिले। कई बार स्टेट्स के बीच में ये डिस्प्यूट सामने आए हैं। जब हम आर्टिकल 262 के बारे में बात करते हैं, तो इस प्रकार के डिस्प्यूट देखे गए हैं जहां पर इंटर स्टेट रिवर्स या रिवर वैलीज के बीच में आपस में डिस्प्यूट आए हैं। आर्टिकल 262 ये बताता है कि पार्लियामेंट किसी भी कानून के द्वारा इस प्रकार के डिस्प्यूट का एडजुडिकेशन करने के लिए या कोई भी कंप्लेंट अगर इस प्रकार की होती हैं, तो उनका समझौता, उसका रिज़ॉल्यूशन करने के लिए कोई भी कानून के द्वारा मैकेनिज़्म प्रोवाइड कर सकती है। इसी आर्टिकल 262 के 2 में कहा गया है कि पार्लियामेंट बाय लॉ से ये भी कह सकती है कि न न तो सुप्रीम कोर्ट और न ही जुडिशरी की कोई अन्य कोर्ट इस प्रकार के डिस्प्यूट्स में कोई भी अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगी। यानी ये आर्टिकल 262 है, जो कि प्रोविज़न 1 और प्रोविज़न 2 के तहत ये एन्श्योर करता है कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है और इस कानून के द्वारा सुप्रीम कोर्ट या अन्य जुरिस्डिक्शन जो जुडिशरी के कोर्ट्स के होते हैं, उनको पूरी तरीके से रोका जा सकता है कि भाई इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में आप कुछ ना बोलें। तो इसी के तहत हमने, यानी पार्लियामेंट ने इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट कानून 1956 बनाया, जिसकी वेरियस प्रोविजंस आपको मैं थोड़ा-सा समझा देता हूँ। इस कानून को जो भी नाम दिया गया, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, एंड इट एक्सटेंड्स टू होल कंट्री। यहाँ पर जो भी कंप्लेंट आएँगी स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा वाटर डिस्प्यूट की, उसके प्रोविज़न सेक्शन 3 में दिए गए हैं कि भई गवर्नमेंट ऑफ किसी भी स्टेट को ऐसा लगता हो कि देयर इज़ अ वाटर डिस्प्यूट विद द गवर्नमेंट ऑफ अनदर स्टेट, या ऐसा फ्यूचर में भी हो सकता है, तो फिर जो हैं वो
क्या करेंगे? कोई भी एग्ज़ीक्यूटिव एक्शन या लेजिस्लेटिव एक्शन जो हैं या वो प्रपोज़ करेंगे या कोई भी पास करने की कोशिश करेंगे। कोई भी स्टेट अदरवाइज़ अगर मान लो ऐसा नहीं दे रहा है, तो फिर वो इसको फिट केस समझेंगे, जिसमें वाटर के जो डिस्प्यूट हैं, वो किसी भी ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ। जैसे मान लो स्टेट को लगता है कि नाउ द डिस्प्यूट इज़ अराइज़िंग, may be that we will not be able to handle such dispute और the other state is legally executively executive के जो एक्शन है उनके द्वारा हमारी मदद नहीं कर रहा है, तो फिर इस ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। जहां पर जो सेक्शन 4 है इस कानून की, वह यह कहती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा हो कि वाटर डिस्प्यूट जो हैं वो नेगोशिएशंस के द्वारा सेटल नहीं हो सकते, तो एक पीरियड जो कि मतलब जो जब भी ये रिक्वेस्ट करी गई थी स्टेट के द्वारा, उसके 1 साल के भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट ये करेगी कि भाई ऑफिशियल गैजेट के नोटिफिकेशन को निकाल करके वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स उन वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए इश्यू करेगी या उसका कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो है वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालेगी। सेक्शन जो 5 है इस कानून की, उसमें ये भी कहा गया है कि कैसे एडजुडिकेशन होगा वाटर डिस्प्यूट का। तो कहा कि जैसे ही सेक्शन 4 के तहत एक ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ये वाटर के डिस्प्यूट्स या कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जो कि वाटर डिस्प्यूट के मतलब समान एक तरह से वो रखता हो, उनको इस कॉन्स्टिट्यूशनल सॉरी इस पर्टिकुलर बेंच को ट्रांसफर करेगी ट्रिब्यूनल को और ट्रिब्यूनल जो है फिर जो भी मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनको रेफर किया गया है, उसकी जाँच करेगी और इसी के बाद जो है, जो भी डिसीज़न आएगा और वो जो है फिर ये अपना डिसीज़न या रिपोर्ट 1 साल के अंदर या उसको जो भी एक्सटेंशन मिलता हो, अपने एक्सप्लेनेशन या गाइडेंस के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को वो वापस से सेंड कर देती है। तो ये जो कानून मैंने आपको बताया, इसी कानून के द्वारा ये जो हैं वो प्रावधान किए गए हैं। तो कानून के अगर पावर्स के बारे में पूछा जाए, तो फिर आप पावर 9 में बात कर सकते हैं कि भाई कोई भी पर्सन उसको समन किया जा सकता है, एनफोर्स किया जा सकता है, उसको ओथ लेकर के उसको एग्ज़ामिन करने के बारे में बात की जा सकती है। किसी भी प्रकार की डिस्कवरी, कोई भी डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन या कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट का प्रोडक्शन जो है, वो ये ट्रिब्यूनल अगर चाहे तो माँग सकती है। कोई भी ऐसा मैटर जो कि प्रेस्क्राइब उनको किया जा सकता है। कमीशंस जो कि किसी भी विटनेस का लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई भी एक तरह से कमीशन इश्यू करते हैं, तो ये सारे पावर इनके होते हैं ट्रिब्यूनल के। अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों बार किया गया था। तो बार इसलिए किया गया था कि वाटर जो है एक इमोटिव इश्यू है, यानी इमोशन से जुड़ा हुआ इश्यू है जो कि एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड या स्टेट की इकोनॉमीज़ को डीपली इम्पैक्ट करता है और अगर हमने इनको जुडिशियल प्रोसेस में दिया, तो फिर वो लॉन्ग ड्रॉन लीगल बैटल्स में ही शामिल हो जाएँगे या फिर हर कोई स्टेट किसी न किसी डिस्प्यूट को फिर से जो है जुडिशरी में अप्रोच करने की सोचेगा या कई बार अगर स्टेट्स के बीच में आपस में विवाद नहीं सुलझ रहा है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बजाय हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है वो न्यायालय का ही दरवाज़ा खटखटाए। तो पानी जिसकी इमीडिएट हमें रिक्वायरमेंट है, उसका या एक पानी जो कि इमोशनल कनेक्ट भी इससे होता है, लोगों की इकोनॉमी, लोगों की लाइवलीहुड इससे चलती है, उसमें किसी प्रकार की देरी ना हो और आपस में समझौते के द्वारा या कहते हैं ना कि भई एग्रीमेंट के द्वारा या फिर रिकंसिलिएशन के द्वारा जो है उनका समाधान हो जाए, इस प्रकार की कोशिशें की जाती हैं। तो आर्टिकल 262 इंटर वाटर जो इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं, जैसे आपने देखा होगा महानदी का जो डिस्प्यूट था, उसमें उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बारे में वो बात आई। इसी तरीके से जो है कई सारी कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, सतलज यमुना लिंक कैनाल के डिस्प्यूट इत्यादि हमेशा जो हैं वो सामने आते रहे हैं। हालाँकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 17 में कहा गया है कि जो भी पानी, चाहे वो वाटर सप्लाई हो, इरिगेशन, कैनाल, ड्रेनेज ये सब जो हैं वो स्टेट लिस्ट में ही होते हैं। एंट्री जो 56 है यूनियन लिस्ट की, वह यूनियन गवर्नमेंट को एम्पावर करती है कि आप इंटर स्टेट जो वाटर रिवर्स जो हैं उनका रेगुलेशन करें, उनको डेवलप करें और इस प्रकार के कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आपको अगर प्रोविज़न लाने हैं तो यह एंट्री नंबर 56 से जुड़ा है। आर्टिकल 262 उसको मैंने आपको बताया जिसमें रिवर बोर्ड एक्ट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट
और इसी तरीके से जो है इसमें आगे जो प्रावधान थे वो सारे वो प्रोविज़न हैं जो कि लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल या एग्ज़ीक्यूटिव बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हैं, किसी भी प्रकार का इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आपस में क्रिएट होता है तो। तो आपको ये समझना चाहिए कि कौन-कौन से लीगल प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 262 क्या कहता है, ये जो कानून है वो क्या कहता है, क्यों सुप्रीम कोर्ट या फिर अन्य जुडिशरी को ये पावर नहीं है या किस तरीके से समझा सुलझाए जाते हैं ये मुद्दे या फिर यमुना से जो है वो हमें ये जो समझौता 1994 का वापस से जो है हुआ है, उससे हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बात आती है बांग्लादेश की, जहाँ पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था कल-परसों कि भई बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर की चाइना विज़िट से हमें क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन वहाँ पर एक हमारे कैंडिडेट ने हमसे सवाल पूछा कि सर ये कैसे मतलब इसको हम कैसे लें कि भई अगर दिनेश त्रिवेदी जो कि हमारे यहाँ के वहाँ पर जो है फॉरेन एनवॉय हैं, उनको वहाँ पर भेजा गया है और उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया गया है। तो ऐसा कैसे? या इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? या क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? तो थोड़ा-सा आप इसको ऐसे समझिए कि जब भी हम बात करते हैं कि किसी भी मेंबर को हम अगर कैबिनेट रैंक का स्टेटस देते हैं और वो मेंबर वहाँ पर चाहे वो फॉरेन एनवॉय की तरह हो, तो उनको एक तो ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वी रिमेन डीपली एंगेज्ड वी वांट टू रिमेन डीपली एंगेज्ड विद यू। दूसरा ये कोशिश की जा रही है कि वो व्यक्ति को भी वहाँ पर उतना ही सम्मान मिले जितना कि कैबिनेट मिनिस्टर्स के तौर पर उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स को मिल रहा हो, क्योंकि एक प्रोटोकॉल भी तो कोई चीज़ होती है ना। यानी हम एक तो ये दिखा रहे हैं कि द रिलेशनशिप और उसके लिए जो हमारी अर्जेंसी है दैट इज़ सेल्फ एविडेंट। दूसरा, दिस पर्सन हू इज़ होल्डिंग द हाईएस्ट पोस्ट फॉर आवर कंट्री इन दैट पर्टिकुलर कंट्री डिज़र्व्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी, प्रोटोकॉल एटसेट्रा। इस गवर्नमेंट में पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर कैबिनेट रैंक का जो है दर्जा किसी भी फॉरेन एनवॉय को दिया हो और वो भी पॉलिटिकल अपॉइंटी हो। आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश में जो भी फिलहाल डिप्लोमेट हमारे काम कर रहे हैं दिनेश त्रिवेदी जी, उनको जो है वो फॉरेन सर्विस से नहीं आते और उनको केवल राजनीतिक वहाँ पर पोस्टिंग एक तरह से मिली हुई है। आपको ये भी बता दूँ, पुराने फ़ॉरेन सेक्रेटरी जो कि इस समय यूएस के हमारे एम्बेसडर हैं, उनका नाम विनय मोहन क्वात्रा है, वो भी जो हैं रिटायर होने के बाद में उनको यूएसए का एम्बेसडर बनाया गया। और रिटायर होने के बाद में जो एम्बेसडर बनाए जाते हैं, इसका मतलब है कि भैया वो भी पॉलिटिकल अपॉइंटी ही हैं। दलबीर सिंह सुहाग उनको जो है सैचेल्स 2019 में एम्बेसडर का दर्जा दिया गया था। तो ये वो लोग हैं जो कि फ़ॉरेन सर्विस से नहीं आते या फ़ॉरेन सर्विस से रिटायर हो गए हैं और इस समय विभिन्न कंट्रीज़ में हमारे देश का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अब क्या एक और कैबिनेट मिनिस्टर देने से मैसेज आ रहा है कि भई वहाँ की सरकार इस इंसान को जो है या जो भी ये आदमी है उनको ज़्यादा प्रमोट कर रही है। प्रमोट करने का मतलब ये है कि भई डायरेक्ट जो है इनके कम्युनिकेशन की लाइन्स वहाँ से ओपन हैं। क्योंकि कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर है तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को आसानी से अप्रोच कर सकता है। उसको हायरार्किकल ये नहीं चाहिए कि फॉरेन ऑफिस या फिर फॉरेन मिनिस्ट्री को ही वो अप्रोच करे। अगर कैबिनेट रैंक के स्टेटस के बारे में बात करें तो इससे पहले जो फॉरेन एनवॉय रहे हैं जैसे विजय लक्ष्मी पंडित साहब, डीपी धार, टीएन कौल और डॉक्टर करण सिंह, ये जो हैं वो कैबिनेट रैंक का दर्जा इनको दिया गया था व्हाइल दे वर सर्विंग अ कंट्री इन अ डिफरेंट जियोग्राफी, मॉस्को, यूएस इत्यादि में। और यह एक तरह से दिखाने की कोशिश थी कि द government is attaching greatest importance to the relationship with that country, and whatever is happening in that country can be directly talked to या कैन बी डायरेक्टली रेफर टू द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ बिकॉज कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास बिना किसी अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट मतलब अपॉइंटमेंट के साथ में एक तरह से बिना किसी हायरार्की को ट्रांसफर किए बिना या उसको फॉलो किए बिना जो है वो डायरेक्ट अप्रोचेबल रहते हैं। तो एक तरह से जो भी किया जा रहा है उसकी पॉलिसी रिलेटेड जो है वहाँ पर प्रायोरिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। यूरोप में इस समय हीट वेव्स काफ़ी जो चल रही हैं, उसमें एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना वहाँ के एसी के बारे में देखा जा रहा है। आपको जैसे बताऊँ कि कहा जाता है कि भई यूरोप जो है वो अमेरिका की तरह नहीं है। यानी अमेरिका में जिस हिसाब से मोर देन 70% ऑफ द जियोग्राफी इज़ कवर्ड बाय कंडीशनिंग, यहाँ पर ऐसा नहीं है बिकॉज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड से आस-पास जो हैं वो 20% के हाउसहोल्ड के आस-पास जो है वहाँ पर एसीज़ हैं। और एसी को यूरोप की इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं जहाँ पर हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है। 150 मिलियन से ज़्यादा लोग वहाँ पर दिक्कत पा रहे हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत हो रही है और उनके वहाँ पर अगर देखा जाए तो मृत्यु भी कई सारी सामने आई हैं। लेकिन फिर भी एयर कंडीशनिंग को इसका एक ओवरवेलमिंग सॉल्यूशन नहीं बताया जा रहा है। और कहा जाता है कि कई यूरोप के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि वी आर नॉट लाइक अमेरिका, जहाँ पर हम इस प्रकार की एयर कंडीशनिंग करके और ज़्यादा क्लाइमेट को खराब करें। क्योंकि एक तो जो है उन लोगों का कंसर्न वहाँ की, जैसे कहते हैं ना, साइलेंस, नॉइज़ फ्री जो एटमॉस्फेयर होता है उनके लिए भी होता है कि भाई जैसे हम अगर अपना एसी इंस्टॉल करना चाहें तो जो हमारे लैंड ओनर हैं उसके साथ में, हमें पड़ोसियों के साथ में भी, और उसी के साथ वो कई जगह पर तो वहाँ की लोकल अथॉरिटी से भी परमिशन लेनी पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि जो नॉइज़ के लेवल्स हैं वो इतने ज़्यादा ना हो जाएँ जिसके कारण ये जो पड़ोसी वगैरह होते हैं वो आपकी शिकायत लोकल अथॉरिटीज़ में ना कर दें। दूसरा, ठंडा करने के लिए एसी काम आएगा, लेकिन उसके लिए जो एनर्जी की कंज़म्पशन होगी और उस एनर्जी की कंज़म्पशन की वजह से कहते हैं ना कि वापस से जो क्लाइमेट का साइकिल है या क्लाइमेट चेंज का जो फिनोमेना है वो स्टार्ट होता है। और जो मतलब अगर बात करें तो जो हीट ट्रैपिंग के इंसिडेंट होते हैं, जैसे जो सिटी वगैरह के एरिया होते हैं वहाँ पर कूलिंग करने के लिए और ज़्यादा हॉट यानी एयर कंडीशनिंग चाहिए। फिर उसके कारण जो है फिर से ज़्यादा हमें, तो एक विशेष साइकिल बनता है। तो उसको भी तोड़ने के बारे में ये यूरोपियन जो थिंक टैंक होते हैं, एक्टिविस्ट लोग होते हैं, क्लाइमेट चेंज के एक्टिविस्ट होते हैं, वो बात करते हैं। तीसरा, इनके जो मकानों की डिज़ाइन है वो, ज़्यादातर जो मकानों की डिज़ाइन है वो इस तरीके से है कि वहाँ पर थिक वॉल्स, वेंटिलेटेड स्ट्रीट्स या होम्स इस तरीके के डिज़ाइन किए गए थे। और वह उस प्रकार की सिचुएशंस के लिए थे जहाँ पर दे विल नॉट फेस द हीट वेव्स जस्ट लाइक दे आर फीइंग फेस्ड राइट नाउ। जितने भी मतलब फेस अभी इस समय की जा रही हैं, उस समय ऐसा नहीं होता था। तो कोशिश ये की जाती थी कि भई इन होम्स को स्वतः ही यानी ऑटोमेटेड तरीके से ही वेंटिलेटेड रखा जाए, रादर देन आर्टिफिशियल रूप से हम उसको क्रॉस वेंटिलेटेड करें। इसके लिए कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर आगे आए हैं, जहाँ पर कंज़र्वेटिव ब्रिटेन में और ला मेरिन पेन की जो पार्टी है फ्रांस में, वो ये कह रहे हैं कि स्टेट के द्वारा हम सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे और जिसकी वजह से जो भी इस प्रकार के मतलब स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं या पब्लिक प्लेसेस हैं, उनको अब एयर कंडीशन्ड किया जाए। और वो उसके ऊपर करीबन 22.7 बिलियन डॉलर खर्च करने के तक भी जो हैं, वो अपोज़िशन पार्टी के जो लीडर हैं ला मेरी पेन, वो बात कर रही हैं। तो एक तरह से पब्लिक डिस्कोर्स भी वहाँ पर चेंज हो रहा है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो क्लाइमेट चेंज अब एक तरह से अपना रियल रूप दिखा रहा है, जहाँ पर रिलेटिवली कूल प्लेसेस अब हीट वेव का सामना कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर ये हीट वेव अमूमन हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो क्लाइमेटिक और जियोग्राफिकल जो हमारी पोजीशन है, उसकी वजह से भी होता है। लेकिन यूएस और अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में या वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, उनमें अगर बात करें, तो ये फिनोमेना ज़्यादा बड़ा नहीं होता। बहुत ही रेयरली ऐसा देखा जाता है। तो एयर कंडीशनिंग, व्हाई इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन या व्हाई यूरोप डज़ नॉट वांट टू बिकम अमेरिका टू इंस्टॉल एसीज़ इन इट्स होम्स, उसके कारण आपको पता होने चाहिए। तो जब भी आप भी अगर अपनी एनवायरनमेंट की पॉलिसी के बारे में, कैसे सोशल लाइफ और एनवायरनमेंट को हम साथ लेकर के चल सकते हैं, उनको आपको समझ में रखना चाहिए। तो फिलहाल हम यहीं रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।